जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस क्रैश को सीरीज को शुरू हुए 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और आज उस सीरीज का मैं तीसरा लेक्चर यहाँ पर लेने वाली हूँ। तो कोर्स की इस श्रृंखला के लाभ मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप मुझे एक चीज बताइए कि इन दोनों सीरीज जो ये कैटेगरी है इनमें से आप कहाँ पर लाई करते हैं। रिवीजन आपने किया है पिछली 2 क्लासेस का या नहीं किया है, मुझे कमेंट करके बताइए। आज जो हम चैप्टर शुरू कराने वाले हैं साइंस के अंतर्गत, एक्चुअली आज मैं आपको 2 चैप्टर कराऊंगी। पहला तो है यांत्रिकी या जिसे इंग्लिश में मैकेनिक्स बोलते हैं, और दूसरा है गुरुत्व के अधीन गति जिसे बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? आ का मतलब नहीं और दिश का मतलब दिशा, मतलब जिनमें दिशा नहीं होती है वो होती है अदिश राशि, या इसे इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। और सदिश राशि क्या होती है? सा का मतलब साथ में और दिश का मतलब दिशा, मतलब जिनमें दिशा होती है। तो अदिश राशि वे राशि होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड या साइज, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या सिर्फ साइज होता है। ठीक है, और सदिश राशियाँ क्या होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और साइज तो होता ही होता है, उसके साथ ही दिशा भी होती है। जैसा कि आप दोनों पिक्चर में देख सकते हैं, ये फुटबॉल एक वेइंग मशीन पर रखी गई है, तो इसमें वेट तो है पर इसकी कोई दिशा नहीं है। पर जब इस बॉल को हवा में किक किया जाता है तो ये हवा में इस तरह से जाती है। तो अब इसको मैग्नीट्यूड के साथ में क्या मिल गया? डायरेक्शन भी मिल गया। तो ये जो फुटबॉल पहले अदिश थी वो अब डायरेक्शन को साथ में मिलाकर सदिश राशि बन चुकी है। क्लियर है? नेक्स्ट ये चार्ट है कुछ अदिश राशियों और सदिश राशियों का। तो इस चार्ट में से आप देख सकते हैं कि दूरी, समय, तापमान, ऊर्जा आदि कुछ अदिश राशियां हैं, और सदिश कौन सी हैं? जैसे कि विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग आदि कुछ सदिश राशियां हैं। ये चार्ट आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा एक बार। चलिए एमसीक्यू कर लेते हैं इस पर बेस्ड। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ठीक है, तो हमने पिछले चार्ट में अभी देखा था कि सदिश राशियां ये वाली सारी थी। ठीक है, ये वाली सारी सदिश राशियां थी। तो इनमें से कौन सी सदिश राशि है? तो सबसे पहले यहाँ पर ही लिखी है विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, समय, दूरी, चाल, इनमें हम डायरेक्शन को नहीं माप सकते, इसलिए ये अदिश राशियां होती हैं। नेक्स्ट आता है त्वरण, या जिसे एक्सिलरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, त्वरण का फार्मूला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहां पर v क्या होता है? v होता है अंतिम वेग, u होता है इनिशियल वेग या प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण और t होता है समय। ठीक है, a होता है त्वरण और t होता है समय। तो आप ये फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, इस फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में। तो ये देख लीजिए, आप कुछ फोटोज देख सकते हैं, ये इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पर एक बॉल ऊपर से गिर रही है तो इसमें एक्सिलरेशन आ गया है। इसी तरह से ये कार जा रही है तो इसमें एक्सिलरेशन है। ठीक है, तो एक्सिलरेशन क्या होता है? अगर कोई चीज किसी नॉर्मल स्पीड से जा रही है तो अगर उसमें एक्सिलरेशन भी डाल दे तो उसकी गति जो होती है वो और अधिक तेज हो जाती है। ठीक है, अब 2 तरह के बल होते हैं। अगर कोई भी चीज एक सर्कुलर मोशन, एक इस तरह से वृत्तीय पथ में जा रही है तो उसमें 2 तरह के बल कार्य करते हैं। एक बल तो लगता है अंदर की साइड में, ठीक है, जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की तरफ। ठीक है, ये सेंटर होता है, केंद्र होता है सर्कल का, तो इसकी साइड में जो बल लगेगा वो अभिकेंद्रीय, और जो बाहर की साइड में लगेगा वो होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, ये हो गया अप और ये हो गया अभी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अप को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अभी को बोलते हैं सेंट्रीपेटल, जो कि हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप ये एडवेंचर पार्क का एक फोटो देख रहे हैं कि इस झूले पर जो लोग बैठे हैं, तो झूला यूं सर्कुलर पाथ में जब रोटेट करता है तो ये लोग बाहर की साइड में झूले पर निकलते हैं बाहर की तरफ को। तो इन पर कौन सा बल लग रहा है? अपकेंद्रीय बल लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रीपेटल या अभिकेंद्रीय बल। फिर से एडवेंचर पार्क का ही फोटो है दूसरा। इसमें इस तरह की राइड है एक, तो ये सर्कुलर पाथ पर जा रहे हैं पर उल्टे होने पर भी लोग गिर नहीं रहे हैं।
इसका रीज़न क्या, मतलब ये जो कार है ये नहीं गिर रही है, इसका रीज़न क्या है? इस झूले पर अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, जो कि इस सर्कुलर मोशन को बैलेंस किए हुए है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पिछली ही हमने स्लाइड में देखा है, फॉर्मूला क्या था? V इक्वल्स टू U प्लस AT, ठीक है। तो इसमें से है, क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर है A इक्वल्स टू V, तो इससे डिराइव कर लेते हैं हम। अगर हम इस U को इस साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? AT इक्वल्स टू V माइनस U हो जाएगा, ठीक है। और A हमें निकालना है फाइनल, क्वेश्चन में A दे रखा है, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये T इधर मल्टीप्लाई में है A के साथ, तो जब हम इसे दूसरी साइड में लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V माइनस U अपॉन T, ठीक है। तो A हमारा क्या हो गया? V माइनस U अपॉन T, आंसर हमारा A सही हो गया, ठीक है। तो B C D गलत है और A हमारा आंसर ठीक है। अब है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। अब देखिए वॉशिंग मशीन कैसे वर्क करती है। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं तो वो यूं यूं करके घूमती है, ठीक है, ऐसे ऐसे सर्कल में घूमती है। तो इसमें से देख लेते हैं अपकेंद्रण। तो अपकेंद्रण हमने क्या देखा था? बाहर की साइड, ठीक है। जब सर्कुलर मोशन में कोई चीज गति कर रही है तो उसमें बाहर की साइड जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बोलते हैं, ठीक है। तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर तो हाँ हो सकता है, अभी आगे देख लेते हैं, ठीक है। उत्क्रम परासरण, तो परासरण तो नहीं होता, ठीक है। डिफ्यूजन, अपोहन ये भी नहीं होता और विसरण भी नहीं होता, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया ए। नेक्स्ट है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, ठीक है। तो क्या है? ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय मतलब, अब ये देखिए पृथ्वी ये है और इसमें यहाँ पर ये उपग्रह है मान लीजिए, और ये इसके चक्कर लगा रहा है इस तरह से। वह ऐसा किस कारण से करता है? अपकेंद्रीय बल। अब क्या होता था? बाहर की साइड बल, ठीक है। तो यानी कि इसमें बाहर की साइड बल लग रहा है इसके कारण, तो बाहर की साइड होगा तो बाहर ही चला जाएगा। केंद्राभिमुखी बल, ठीक है। केंद्राभिमुखी बल, केंद्र की मतलब इस तरह की, तो हम ये जो अर्थ होती है वो इसके अर्थ का ग्रेविटी होती है वो इसके चक्कर को बैलेंस किए रहती है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी नहीं तो कोई अनबल नहीं। तो इसमें सर्कुलर मोशन में क्या लगता है? केंद्र की साइड में केंद्राभिमुखी बल लगता है, या जिसे हम अभिकेंद्रीय बल भी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया बी। फिर एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, अब देखिए सेंसिटिव लिखा है, संवेदनशील तराजू है। संवेदनशील का मतलब है, जैसे आपने ज्वेलरी शॉप पे देखी होगी तराजू रहती है कि उसमें बहुत माइन्यूट सा भी चेंज होता है ना, मतलब 0.0 ग्राम का भी डिफरेंस होता है तो वो रीडिंग शो कर देता है। उस टाइप की तराजू को बोलते हैं सेंसिटिव, जो कि माइन्यूट से चेंजेस को भी मीजर कर लेती है, वो पता लगा लेती है, ठीक है। तो अब ये है कि इस तराजू पर खड़ा है और गहरी सांस अंदर लेता है, तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं, वह बढ़ेगी या घटेगी वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। अब देखिए जब व्यक्ति सांस अंदर खींचता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? उसकी सांस के साथ कुछ हवा भी अंदर जाएगी, और तराजू क्या है? सेंसिटिव। तो जो हवा का वेट होगा वो हमारी बॉडी के मतलब उस व्यक्ति के अंदर चला जाएगा, और हवा का वेट जो है वो तराजू डिटेक्ट कर लेगी, पता लगा लेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। देखिए पीसीएस में जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं ना, अगर बायोलॉजी छोड़ दे तो ये जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर कॉमन सेंस पे बेसिस होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी सोचेंगे और शब्दों को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो आंसर निकल आते हैं। फिर है नेक्स्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर गति करती हैं, ठीक है, तो संपर्क में आती हैं, तो उनमें कुछ बल लगता है आपस में एक दूसरे पर, उसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन 4 तरह के होते हैं। एक तो पहला होता है स्लाइडिंग, जब कोई चीज स्लाइड कर रही है, जैसे इस तरह से आप देख रहे हैं डॉगी जो है एक इस पे प्लेट पर बैठकर बर्फ पर फिसल रहा है, तो ये हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दूसरा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड का मतलब जब पानी के अंदर कोई चीज जाती है तो पानी उस पर जो
फोर्स अप्लाई करता है, जो घर्षण सॉरी जो फ्रिक्शन अप्लाई करता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है? द्रव्य द्वारा लगाया गया घर्षण। तो आप देख सकते हैं ये तैर रहे हैं, तो इन पर क्या लग रहा होगा? फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा होगा। नेक्स्ट है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब जो खड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनमें जो फ्रिक्शन करता है, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे लोग जो हैं वो गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं और गाड़ी खड़ी हुई है, तो इसको इस स्थिति में क्या इस पर लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग का मतलब है जब दो आपस में कोई चीज़ मतलब सरफेस पर कोई चीज़ रोल करती है तो जो फ्रिक्शन लगता है। तो देख रहे होंगे आप, ये बच्चे ने स्केट्स पहन रखे हैं, तो स्केट्स में पहिए होते हैं, वो जब सरफेस पर फिसलते हैं, या जो गाड़ी के टायर होते हैं वो भी रोलिंग फ्रिक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? देखते हैं। बर्फ सड़क से सख्त होती है, तो पता नहीं होती है कि नहीं, देखते हैं। सड़क बर्फ से सख्त होती है, ये भी नहीं पता। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, तो ये गलत है। बर्फ पर जब चलते हैं तो क्या होता है कि बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, तो सड़क भी नहीं करती, वो भी नहीं चलती है। बर्फ भी स्थिर है, वो भी स्थिर है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो हाँ बिल्कुल, बर्फ जो होती है वो ज़्यादा चिकनी होती है, तो उस पर जो बल होता है, मतलब जब हम बर्फ पे चलेंगे तो आपस में एक दूसरे पर लगाया हुआ बल सड़क पर लगे हुए बल की अपेक्षा कम रहेगा। जो क्या बोलते हैं, सड़क होती है वो ज़्यादा खुरदरी होती है, इस वजह से उस पर ज़्यादा घर्षण होता है। तो कम घर्षण की चीज़ों पर चलना मुश्किल होता है, और ज़्यादा घर्षण होगा तो वो चीज़ हमें रोक लेगी, ठीक है? तो आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष है, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, तो नहीं, भार तो उतना ही रहेगा। डब्ल्यू क्या होता है, अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे। फॉर्मूला होता है वेट इक्वल्स टू और द्रव्यमान मल्टीप्लाई ग्रेविटी, तो भार तो उतना ही रहेगा, चाहे चल रही हो चाहे खड़ी हो, तो ये गलत हो गया। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, तो नहीं। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, तो ये आंसर सही है, ठीक है? जब गाड़ी चल जाती है तो घर्षण उस पर रोल करने की वजह से कम लगने लगता है, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है? फिर है, दो तरह की एनर्जी होती है, सॉरी ये होगी, ये गतिज नहीं है, स्थैतिक ऊर्जा, ठीक है? ये स्थैतिक ऊर्जा है, जिसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मतलब कि मास, ग्रेविटी और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। मास का मतलब द्रव्यमान, ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, और h का मतलब हाइट से है, ऊंचाई से है, ठीक है? दोनों फार्मूले आप लर्न कर लीजिएगा, एक स्थैतिक ऊर्जा का और दूसरा गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होती है? इसका फार्मूला होता है के ई इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, जहाँ पर के ई है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम से मास मतलब द्रव्यमान, और वी से वेलोसिटी मतलब गति, ठीक है? तो गतिज ऊर्जा के क्या एग्जाम्पल है? या विंड मिल देख सकते हैं। विंड मिल क्या होती है? इस तरह से पंखे लगे रहते हैं, जब हवा चलती है तो ये पंखे घूमते हैं, ठीक है? तो इनमें गतिज ऊर्जा आती है, और उसके बाद ये बिजली बनाते हैं, तो गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आप ये लट्टू देख रहे होंगे नाचता हुआ, इसमें भी क्या है? लट्टू घूमता है, तो इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन देख लेते हैं। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो पिछली स्लाइड में हमने गतिज ऊर्जा का फार्मूला देखा था, क्या होता है? k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? अब दो समान द्रव्यों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात इतना है, तो उनके वेगों का अनुपात, तो मान लेते हैं कि पहली जो है वो 1 है वस्तु, और दूसरी है वो 2 है, ठीक है? तो क्या हो गया? अगर हम गतिज ऊर्जाओं का अनुपात देखेंगे तो ke1/ke2, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? हाफ ऊपर, ठीक है? अपॉन पहले लगा लेते हैं, तो
ये हो जाएगा हाफ। अब अपॉन के ऊपर पहली वस्तु का काइनेटिक एनर्जी। अब बोल रहा है कि समान द्रव्यमान है, मतलब m तो दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो ऊपर m और वेलोसिटी पहले की v1 मान लेते हैं, और नीचे में हाफ मास सेम है, दोनों का द्रव्यमान सेम है, तो ऊपर भी m और नीचे भी m, और वेलोसिटी नीचे वाले की 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि तो अब ये देखिए, हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा क्या आ गया, ke1 अपॉन ke2 इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, और गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना देगा, 4:9। तो यहाँ पर हमने रख दिया 4:9, मतलब 4/9, और ये हो गया v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको करेंगे तो v1 अपॉन v2 कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर लगाया तो दोनों साइड का अंडर रूट ले लिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू √4/9, मतलब कि √4 होता है 2 और √3 होता 9 होता है 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया v1 इंटू v2 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, आंसर हमारा हो गया बी। क्लियर है, चलिए अब बताइए, होमवर्क का क्वेश्चन है, अगर दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात, लिख लीजिए आप, अगर दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है, 64/100 है, ठीक है, 64 या 64/100 है, तो उनकी वेलोसिटी का या गति का अनुपात कितना होगा। ये आप होमवर्क क्वेश्चन और मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट है, वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो वायु शक्ति में अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी थी, विंड जो क्या बोलते हैं, ये वाली फोटो जो थी पंचक्कियों की फोटो थी। पंचक्कियों में क्या होता है, जब वायु ऊर्जा चलती है तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा हो गया इसका आंसर, ठीक है। गतिज ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, पिछले 2-3 सालों में इस चार्ट के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आप एक चार्ट अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये चार्ट क्या है, चार्ट है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोतों का चार्ट है। तो ऊर्जा के 2 तरह के स्रोत होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो कन्वेंशनल सोर्स है और एक नॉन कन्वेंशनल, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक स्रोतों की विशेषता ये होती है कि इन्हें दोबारा से नया नहीं किया जा सकता, एक बार हमने इनका कंजम्पशन कर लिया तो ये खत्म हो गए, ठीक है, इनको दोबारा से नया नहीं कर सकते। पर जो गैर पारंपरिक स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, दोबारा से नए बनाए जा सकते हैं, कभी ना खत्म होने वाले सोर्स हैं ये, ठीक है। तो पारंपरिक में क्या क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम, जलाऊ लकड़ी, भूसा, सूखा गोबर आदि क्या है, पारंपरिक या कन्वेंशनल स्रोत हैं। और नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं, या जिनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल, और ये होते हैं रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल, जिनको नया किया जा सकता है। रीन्यू का मतलब क्या होता है, री का मतलब दोबारा और न्यू का मतलब नया, जिनको दोबारा से नया किया जा सकता है। तो ये तो हो गए हमारे नॉन। अब ये क्या होते हैं, जैसे बायो एनर्जी, जैव ऊर्जा, ठीक है, सोलर एनर्जी, सन क्या है, खत्म नहीं होगा, विंड भी कभी खत्म नहीं होगी, टाइड्स भी चलती रहेंगी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन बेस्ड, ठीक है, जो हम कूड़ा निकालते हैं उससे जो एनर्जी बनती है उनको क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्रॉम अर्बन बेस्ड। तो ये सभी क्या है, हम दोबारा दोबारा से बनाई जा सकती हैं। पर अगर कोयला खत्म हो गया तो करोड़ों साल बनते हैं कोयला, करोड़ों साल लगते हैं कोयला बनने में, उनको हम दोबारा से नहीं बना सकते। सेम पेट्रोल या लकड़ी के लिए भी है, ठीक है, लकड़ी को, पेड़ को बड़ा होने में टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य से व्युत्पन्न ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या नहीं होता, अब देखिए, नाभिकीय ऊर्जा किससे होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ठीक है, यूरेनियम वगैरह से जो उत्पादित ऊर्जा होती है उसको नाभिकीय ऊर्जा। तो
ये बोल रहा है कि सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता, इसमें सूर्य की ऊर्जा का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा गलत हो गया। भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। वैसे भूतापीय, एक्चुअली ये विवादित क्वेश्चन था, इसके 2 आंसर सही हो रहे थे, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा में भी सूर्य का कोई रोल नहीं होता। जो अर्थ की क्या बोलते हैं, गर्मी होती है, उसकी वजह से भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो एक तरह से ये ऑप्शन भी गलत ही था, ठीक है। पवन ऊर्जा, तो हाँ, जब सूर्य की ऊर्जा से पवन ऊर्जा का क्या संबंध है? सूर्य की गर्मी से वायु गर्म होती है, और जब वायु गर्म होगी और वायु दाब में अंतर आएगा तभी पवन चलेगी, ठीक है। अगर वायु गर्म ही नहीं होगी तो चलेगी नहीं। तो पवन ऊर्जा का संबंध भी सन से कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं नहीं, डायरेक्ट ही है। और बायोमास भी जो क्या होता है, गर्मी के कारण ही बायोमास से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका रिलेशन भी है। तो भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए और आपको टिक करना ही करना है, तो फिर आप नाभिकीय ऊर्जा पे ही टिक करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो श्योर शॉट, उसका सूर्य से कोई लेना देना होता नहीं है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, अब गैर पारंपरिक कौन से हमने देखे थे पिछले वाले चार्ट में, गैर पारंपरिक कौन से होते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर? ये देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गैर पारंपरिक हो गए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है, जिनको हम रिन्यूएबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। ऊष्मा से वैद्युत, अब देखिए इधर वाले अगर हम देख रहे हैं, ये ऊर्जा का रूपांतरण वाली जो लाइन है ये देख रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए दूसरी साइड स्विच कर लेते हैं, जब उधर से कुछ समझ में आए। तो अब इसमें देखिए लाउड स्पीकर, जो सबको कॉमनली पता है, लाउड स्पीकर क्या है? वैद्युत से ध्वनि, इधर ऑप्शन आ रहा है, तो हाँ ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया? बी का 3, और बी का 3 होते ही हमारा आंसर बी हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला था ना, फिजिक्स में बहुत रॉकेट साइंस नहीं देते हैं पीसीएस में, अगर आप थोड़े से कॉमन सेंस भी यूज कर लेते हैं तो क्वेश्चंस निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है ज़्यादा, ठीक। और भी देख लेते हैं, द्रव्यमान से ऊष्मा, द्रव्यमान से ऊष्मा किस में निकलती है? नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है। उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ डाले जाते हैं और उसके बाद उससे ऊष्मा निकलती है, तो नाभिकीय रिएक्टर हो गया सी का 2। रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, तो रासायनिक क्या होती है? क्या बोलते हैं, कार ब्रेकिंग में ले सकते हैं आप, ठीक है, जो पेट्रोल हम यूज करते हैं उससे निकलती है। और ऊष्मा से वैद्युत बनती है, ऊष्मा से वैद्युत मतलब सौर सेल, ठीक है। सौर सेल क्या होते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं, सन की हीट का यूज करते हैं और उसे विद्युत में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया ए का 4, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र जिसे बोलते हैं, ठीक है। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरुत्व केंद्र होता है द एवरेज लोकेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के भार का औसत स्थान। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये अलग अलग योगा की पोजेस है। तो ये जो पहली वाली पोज में है, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, दूसरी वाली पोज में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर हो गया, और तीसरी वाली पोज में क्या हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और शिफ्ट हो गया। तो तीनों ही पोजेस में ये गिर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गिरती कोई चीज तब तक नहीं है जब तक कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आधार तल के अंदर रहती है, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आधार तल के बाहर चली जाएगी, जैसे ये आधार तल है, ठीक है, तो इसके अंदर आ रही है, अभी तक अलग अलग आधार तल है तीनों में, तो जब तक इसके अंदर रहेगी तब तक तो ये ठीक है, खड़े रहेंगे, और जैसे ही बाहर जाएगी वैसे ही वो गिर जाएंगे। जैसे कि जब हमें ठोकर लगती है तो हम एकदम से गिर जाते हैं, उसका रीजन यही होता है कि हमारी बॉडी जो है वो, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। तो नहीं, आप फोटो ये देखिए, पीसा की मीनार की फोटो भी लगा दी है मैंने रेफरेंस के लिए, तो पतली तो नहीं है, नीचे से चौड़ी लग रही है, ऊपर से ही पतली लग रही है ये, तो ये वाला गलत हो गया। फिर है वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, तो हाँ करती है, पर पता नहीं कि इसकी वजह से, मतलब ये रीज़न नहीं होगा गिरने का।
इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। तो नहीं, गुरुत्वाकर्षण निम्नतम में तो नहीं रहेगा, ठीक है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो सेंटर पे कहीं पे आ रहा होगा। उसके बाद है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो हाँ, बिल्कुल इसी वजह से ये बिल्डिंग अभी तक नहीं गिरी है, क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके कहीं सेंटर पे यहाँ पर होगा, ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने बनाया। और जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो शायद इधर से कहीं से टच कर रहा होगा, तो अभी भी ये इसके आधार तल के अंदर ही है। अगर ये थोड़ी सी और झुकी और ये फिर सेंटर को बाहर निकल गया तो फिर ये बिल्डिंग गिर जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिजिक्स की जान बोलना चाहिए जो सिद्धांत है, एक बार क्विक वे में उनको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कौन से सिद्धांत हैं? फिजिक्स का नाम सुनते ही एक ही बात दिमाग में आती है, दो लोग एक्चुअली, या तो न्यूटन या आइंस्टाइन, ठीक है, दोनों ही होते हैं। तो न्यूटन के सिद्धांत आज हम देख लेते हैं जल्दी से। पहला सिद्धांत है फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कोई वस्तु तब तक अपनी गति नहीं बदलेगी जब तक कोई बल उस पर कार्य नहीं करा। तो आप देख रहे होंगे ये फुटबॉल जमीन पर पड़ी है, ठीक है, ये तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि कोई आकर इसमें किक ना मार दे। क्लियर है? नेक्स्ट है, इसका मतलब है जो वस्तु जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान गुणा उसके त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। दो फार्मूला है, एक है F इक्वल्स टू एम इंटू ए और दूसरा है W इक्वल्स टू एम इंटू जी, ठीक है। F से क्या हो गया? फोर्स हो गया, बल, M से मास द्रव्यमान, A से एक्सिलरेशन या त्वरण। इसी तरह से W इक्वल्स टू एम जी में क्या है? W से हो गया भार या वेट, M से हो गया द्रव्यमान और G से हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। क्लियर है? इन दोनों फार्मूलाज को भी आप लर्न कर लीजिएगा। इस जितनी भी स्लाइड्स मैं आज की लेक्चर ले रही हूँ इसमें 4 या 5 फार्मूलाज है, तो आप उसको एक पेपर पे लिख लीजिए और आप उसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि उन्हीं फार्मूलाज पर बेस्ड पीसीएस या आरओ में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ क्या होता है? हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बस यही है थर्ड लॉ। तो आप जैसे देख रहे होंगे ये फोटो में, ये रॉकेट जब उड़ता है ना तो इसके नीचे से ये जो आग निकलती है, तो आग जब नीचे से निकलती है तो इसे पुश करती है ऊपर उठने के लिए, ठीक है। तो इसी की वजह से, आग की वजह से जो एक्शन हुआ उसके रिएक्शन में ये रॉकेट ऊपर चला गया। क्लियर? या आप ये दूसरे पिक्चर में गुलेल देख रहे होंगे, गुलेल में क्या होता है कि इस तरह से पीछे यहाँ पर कुछ पत्थर वगैरह फंसा लिया जाता है और जब इसे यूं पीछे खींचते हैं, रबर ये लगी है, ये रबर लगी होती है बीच में, तो पीछे खींचकर जब छोड़ते हैं तो रबर झटके से आगे जाती है और वो पत्थर दूर तक चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। तो देखिए, जब ट्रेन खड़ी है तो क्या है, पूरी बॉडी हमारी रुकी हुई है, ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी क्या है? 0। लेकिन जैसे ही ट्रेन चलनी शुरू हुई तो जैसे हम नीचे बैठे हुए हैं तो हमारी नीचे की बॉडी तो ट्रेन की गति से आगे की ओर चली गई और उसे बैलेंस करने के लिए क्या हो गया, हमारी बॉडी पीछे की ओर गिर जाती है, ठीक है, झुक जाते हैं हम। तो क्या हो गया? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान का। तो इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, स्थिरता के जड़त्व के कारण हमारी बॉडी जो है या बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो गेंदे ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है। भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, भूमि पर बी, भूमि पर दोनों ए बी साथ में पहुंचेंगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, एक फार्मूला होता है V इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है ना, तो ऊपर से नीचे गिराने के लिए लास्ट वेलोसिटी क्या होती है? V स्क्वायर, यू स्क्वायर और 2GH। अब लेकिन देखिए, दोनों गेंद को ऊपर से एक साथ गिराया गया, एक साथ मतलब हाथ में पकड़ रखा होगा, तो
जो उसका शुरुआती वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है, वो तो 0 हो गई। तो जब ये 0 हो गई तो क्या बची, फॉर्मूला बचा v² इक्वल्स टू 2gh बचा, ठीक है, h बचा। अब इसमें से क्या है, हाइट दोनों की सेम है, ठीक है, नीचे, और जो क्या बोलते हैं, आने का जो टाइम है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब कोई भी कितने भी किलोग्राम की है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि वो कितनी देर में नीचे आएगी, ठीक है। तो टाइम इंडिपेंडेंट है मास से, इसलिए क्या होगा, दोनों जो हैं बॉल ए और बी वो भूमि पर एक साथ पहुंचेगी, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका, सी आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड या मानव शरीर का भार, ठीक है। भार क्या होता है, भार का फार्मूला होता है W इक्वल्स टू M इंटू जी। अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे इस फार्मूले को। तो ये जो भार है, भार मतलब द्रव्यमान और मल्टीप्लाई होता है गुरुत्वाकर्षण के, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो बोल रहा है कि पृथ्वी तल पर सब जगह एक समान होता है। अब देखिए ग्रेविटी हमने बचपन से पढ़ी है कि ग्रेविटी पृथ्वी की होती है, और हमें लगता है कि ग्रेविटी जो है वो पृथ्वी की तो सेम ही है हर जगह, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं साइड में, इसमें अगर हम एक बीच में लाइन ड्रॉ करें भूमध्य रेखा पर, ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें, तो आप ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटी पूरी अर्थ पर एक समान नहीं होती है। आप इसमें पिक्चर में अलग अलग कलर देख रहे होंगे ना, ये ग्रेविटी का वेरिएशन है, ये ग्रेविटी का ही फोटो है कि पूरी अर्थ पर ग्रेविटी वेरी करती रहती है हर जगह पर। और एक चीज जो सबसे ज्यादा याद रखने लायक है वो ये है कि भूमध्य रेखा पर ग्रेविटी लोएस्ट होती है, ठीक है, और जो ध्रुव होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इस चार्ट से, इस फोटो से कंफ्यूज मत करिएगा, बस दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि एक तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम ग्रेविटी जी सबसे कम होता है और ध्रुवों पर जी सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब है अगर सेम मास का, सेम द्रव्यमान का एक व्यक्ति है, वो अगर ध्रुव पर जाएगा तो उसका भार ज्यादा हो जाएगा, जबकि जब वो विषुवत रेखा पर रहेगा तो उसका भार कम रहेगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, किसी पिंड या मानव शरीर का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, तो नहीं, सब जगह समान नहीं होता। हमने देखा कि ग्रेविटी चेंज होती रहती है इस फोटो के द्वारा, तो ये गलत हो गया। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तो हाँ बिल्कुल, ग्रेविटी ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगी, इसलिए भार भी सबसे ज्यादा होगा। विषुवत रेखा पर अधिक, तो विषुवत रेखा पर अधिक नहीं, विषुवत रेखा पर सबसे कम, ठीक है, गलत हो गया। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया इसका बी आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि। तो आपने देखा होगा अंतरिक्ष की, अगर आपने सुनीता विलियम्स का वीडियो देखा होगा तो वो कैसे होती है, वो फ्लोट करती रहती है, ठीक है। तो ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे, क्योंकि वहां पर गुरुत्व नहीं होता। तो हाँ बिल्कुल, जब गुरुत्व नहीं होगा तो क्या होगा, फ्लोट करने लगेंगी चीजें, ठीक है। तो यही सही आंसर है। शांता बल ही होता नहीं है, और सौर वायु की ओर बल लगाती है, नहीं। वायुमंडलीय दाब कम, नहीं। तो आंसर हमारा हो गया ए, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। अब देखिए ग्रेविटी गायब, ठीक है, ग्रेविटी हमारी हो गई 0। तो अब ये बोल रहे हैं कि ग्रेविटी 0 होने पर क्या होता है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान। तो देखिए वेट का फॉर्मूला क्या होता है, भार का होता है m इंटू जी। अब इसमें से क्या हो गया, g 0 हो गया। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी चीज को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। तो अगर ग्रेविटी 0 हो गई है और इसे m से मल्टीप्लाई करेंगे तो w भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, भार 0 हो गया, तो ये सही हो गया, ठीक है। और द्रव्यमान वही रहेगा, तो हाँ द्रव्यमान तो वही रहेगा, उसका गुरुत्वाकर्षण से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा ए हो गया, बाकी के जो आंसर हैं वो गलत हो गए, ठीक है। ये कहाँ आया है, यूपीपीसीएस मेंस 2012 में आया है, जब जिस टाइम पर मेंस ऑप्शनल रहता था ना, उस टाइम पर ये क्वेश्चन आया था मेंस एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट है, एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है।
अब हमने पीछे से की स्लाइड में देखा था कि अभिकेंद्र बल कौन सा होता है, जब सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो जो अंदर की साइड, सेंटर की साइड में जो बल लगता है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, तो रॉकेट इंजन का काम तो सिर्फ उपग्रह को नीचे से ऊपर ले जाने का होता है। ठीक है, उसके बाद रॉकेट इंजन का कोई काम नहीं होता। वो एक बार नीचे से पृथ्वी से ऊपर जाता है और उपग्रह को उसकी कक्षा में छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद उसका काम खत्म रॉकेट का। तो ये गलत हो गया। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, तो ये ठीक है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जो उपग्रह का गुरुत्वाकर्षण लगता है उससे, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, तो नहीं, ये गलत आंसर है। ठीक है, इस तरह के हमने कोई चीज नहीं पढ़ी है कि सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, तो उपग्रह में कोई गुरुत्वाकर्षण बल तो होता नहीं है जो वो पृथ्वी पर लगाएगा, तो ये आंसर भी गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक अंतरिक्ष यान है ठीक है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे एक अंतरिक्ष यान है। ठीक है, ये अंतरिक्ष यान हो गया। अब ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के इस तरह से। ठीक है, अब इसमें से एक सेब छोड़ा जाता है। ठीक है, सेब छोड़ दिया गया तो पृथ्वी की ओर गिरेगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। तो देखिए, जब वो सेब अंतरिक्ष यान के अंदर है, ठीक है, तो उसकी गति भी क्या है, अंतरिक्ष यान के बराबरी गति से वो मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर उसी समय इसने सेब को बाहर गिरा दिया तो वो क्या होगा, वो भी सेम वेलोसिटी से ही अर्थ के चक्कर लगाने लगेगा, वो भी वही काम करेगा जो कि अंतरिक्ष यान काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसी गति से गतिमान हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा हो गया सी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, बताइए क्या कारण है। यह पृथ्वी के निकट है, तो क्या हो गया भाई, पृथ्वी पर भी तो वायुमंडल है, तो चंद्रमा पर क्यों नहीं होगा, वो तो होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, तो क्या हो गया भाई, अर्थ भी सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर रही है लेकिन इस पर तो वायुमंडल है, तो ये भी गलत है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो परिक्रमा का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता वायुमंडल पे, जो पृथ्वी है वो भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है पर उस पर तो वायुमंडल है, तो ये भी गलत हो गया। जब 3 गलत हो गए तो चौथा हमारा सही हो गया कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक है, तो मतलब जब गैस के अणुओं का पलायन वेग इतना ज़्यादा है कि वो उस पर रुक ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वायुमंडल का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, वायुमंडल बन ही नहीं पाएगा। वायुमंडल के लिए क्या चाहिए, गैसों का होना जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी, ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी है वो है r। ठीक है, तो इनका जो इनके द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो रेडियस के साथ कैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, दुगनी हो जा रही है। तो अब ये देखिए, ये फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, अगर इसमें r को क्या कर दिया, जो F1 पहले था, ठीक है, तो अगर हम F1 और F2 से इसको देखें, तो अगर हम F1 अपॉन F2 दो ले लेते हैं, ठीक है, दो चीजें ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जी दो बल पहले और बाद वाले बल का हम कंपैरिजन करते हैं। तो पहला मान लीजिए, पहले वाले केस में बल है F1 और दूसरे वाले केस में बल है F2, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा जी मास का, सन का मास और अर्थ का मास, ठीक है, अर्थ का मास और अपॉन हो जाएगा r²। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, दूसरा वाला फिर r1²। ठीक है, पहले r1 अगर हम दूरी ले लेते हैं और बाद में दूरी क्या चेंज हो रही है, r2 से चेंज हो रही है,
ms अपॉन r2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये देखेंगे तो ms g ये तो दोनों में सेम ही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला r2 ऊपर चला गया और ये वाला r1 नीचे चला गया। तो हमारा क्या हो गया, f1 अपॉन f2 इक्वल्स टू r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया। अब बोल रहा है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाती है, मतलब वर्तमान की जो दूरी थी उसके स्थान पर दुगनी हो गई। तो ये R2 क्या हो गया है, R2 हो गया है इसके कंपैरिजन में डबल, ठीक है। मतलब कि R2 की जगह हमने 2R1 लिख दिया, ठीक है, और अपॉन R1 स्क्वायर और 2R1 का होल स्क्वायर मतलब कि 4/1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि F1 अपॉन F2 क्या हो गया, 4/1, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह से ले जाते हैं, F2 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 1/4 F1, ठीक है। मतलब कि जो बाद का फोर्स है वो पहले के फोर्स की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया सी, ठीक है। अब जितना है उसका चौथा भाग। क्लियर है। अब है सापेक्ष गति। सापेक्ष गति क्या होती है, देखिए अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो उसे क्या करना पड़ रहा है, ग्रेविटी हमारी नीचे की साइड लगती है, ठीक है, ये ग्रेविटी की लाइन है। ग्रेविटी हमारी ऊपर से नीचे की तरफ वर्क करती है, और अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो वो क्या हो रही है, ग्रेविटी के विपरीत दिशा में काम कर रही है। लेकिन अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो वो ग्रेविटी के सापेक्ष वर्क कर रही है, ठीक है, उसकी दिशा में काम कर रही है। नेक्स्ट है सेम डायरेक्शन, रिलेटिव सापेक्ष गति सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो हमने पढ़ा है कि जब एक डायरेक्शन में दोनों चीजें चलती हैं तो क्या होती है, उनकी स्पीड जुड़ जाती है, ठीक है। और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो उसकी स्पीड कैंसिल हो जाती है, माइनस हो जाती है एक दूसरे से। फिर है एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। अब पिंड का देखिए, किसी भी चीज का भार दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो होती है जी, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा होता है उत्प्रेक्ष बल, ठीक है। उत्प्रेक्ष बल का मतलब होता है जैसे कि हम पानी होता है ना, एक बीकर में पानी रखा हुआ है, गिलास में पानी रखा हुआ है, और यूं 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 करके हमने एक चीज को, किसी चीज को, इसको मतलब बॉल को हम डुबोते हैं, भारी बॉल है उसको हमने डुबोया, तो क्या होता है, ये जब बॉल अंदर जाती है ना तो ये पानी भी इसके ऊपर एक तरह का बल अप्लाई करता है, इसको बोलते हैं उत्प्रेक्ष बल, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जब भी किसी चीज को हम डुबाते हैं किसी दूसरी चीज के अंदर, तो जो पहली वाली चीज होती है वो ऊपर वाली वस्तु के ऊपर उत्प्रेक्ष बल लगाती है। तो इसमें से देखिए वायुपिंड का अधिकतम भार किसमें होगा, तो भार होगा वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अब इन चारों चीजों में से हाइड्रोजन जो होती है वो सबसे हल्की होती है, ठीक है। तो जो हल्की वस्तु होगी वो उत्प्रेक्ष बल कम लगाएगी, ठीक है। तो जो भार होगा वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, हाइड्रोजन के मीडियम में पिंड का भार सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें उत्प्रेक्ष बल कम रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी, हाइड्रोजन। फिर है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम हो पड़ेगा, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति में नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर, समान वेग से नीचे। तो हमने पिछले वाले चार्ट में देखा था कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, कैंसिल हो जाती है ऊपर की गति से, ठीक है, कैंसिल होती है। तो मतलब ज़्यादा बल लगाना पड़ता है ग्रेविटी के ऑपोजिट जाने में। तो जब हम ऊपर जा रहे होंगे तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसलिए भारी हमें हमें मतलब खुद को हम भारी महसूस करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर ए। अब देखिए ऊपर में भी दो हैं, जब लिफ्ट त्वरित गति से जा रही हो या समान वेग से जा रही हो। तो समान वेग से जाने में तो बल जो है उत्प्रेक्ष बल जो है वो कम रहेगा, लेकिन जब त्वरित गति से जाएगी तो वो ज्यादा रहेगा। तो इसलिए भार कब ज्यादा रहेगा, जब त्वरित गति से ऊपर जाएगी, ठीक है। क्लियर है, आंसर हमारा इसका हो गया ए। अब है पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं, बताइए क्यों नहीं करते हैं। पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं,
अपने कक्ष में पृथ्वी की गति के सापेक्ष में हमारी गति शून्य है। संपूर्ण सूर्य मंडल भी चलायमान है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। तो पृथ्वी के आकार छूट रहा है, ये गलत है। सूर्यमंडल भी चलायमान है, ये भी गलत है। और गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की, इन तीनों में से कोई भी ये रीजन नहीं है कि हम अनुभव क्यों नहीं करते। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम भी सेम स्पीड से ही रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में हम क्या महसूस करते हैं कि वेलोसिटी 0 है। पर अगर हम ऊपर से जाकर देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तब हमें पृथ्वी घूमती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। फिर है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि उनमें क्या नहीं होता? हमने पहले भी शायद रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, क्योंकि उनमें गुरुत्व बल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हीट, मतलब ताप का प्रभाव। अब देखिए, हमने सभी ने पढ़ा है कि जब गर्मियां होती हैं तो चीजें क्या होती हैं, तो कि बिजली के तार ढीले हो जाते हैं, ठीक है। और जब सर्दी होती है तो वो फिर से सख्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वस्तुओं के जो अणु होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ों की लंबाई बढ़ जाती है। और जब ठंड होती है तो वो पास पास आ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो चीज़ों की लंबाई घट जाती है, ठीक है। तो ताप के कौन से प्रभाव होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, सिकुड़ना और फैलना, ठीक है। अब आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन आया हुआ है, वो है पेंडुलम का आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? आपने ये घड़ी देखी होगी, ठीक है। ये घड़ी होती है इस तरह की, और इसके नीचे इस तरह का पेंडुलम लगा रहता है, ठीक है। तो आवर्तकाल क्या होता है? ये पेंडुलम इस तरह से इस डायरेक्शन में भी मूव करता है, फिर ये इधर से आता है, इधर जाता है, ठीक है। तो ये जो बीच का ये टाइम होता है ना, यहाँ से यहाँ जाने का, यहाँ से यहाँ आने का, इसको क्या बोलते हैं? पेंडुलम की आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से मतलब कि अगर मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए से बी तक जाने में जो भी टाइम लगेगा उसे पेंडुलम का आवर्तकाल बोलेंगे। और इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है आवर्तकाल का, ठीक है। तो इसमें क्या है? 2π√L/g, ठीक है। तो आपको पता है फार्मूले में जो ऊपर की चीजें होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब कि जैसे कि टी बढ़ेगा या एल बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर इस पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी, अच्छा ये नहीं बताया, एल से मतलब है पेंडुलम की लंबाई, लेंथ से, ठीक है। जी है ग्रेविटी, और पाई क्या होते हैं? पाई की वैल्यू फिक्स होती है, जो कि होती है 3.14, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, टी इक्वल्स टू क्या है? 2π√L/g है, ठीक है। तो एल हो गई लंबाई, जी हो गई ग्रेविटी। अगर एल बढ़ गया, ठीक है, एल की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगी? टी की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो टी प्रोपोर्शनल है एल के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं, तो क्या होता है? नींद आने लगती है लोलक को, नहीं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। दिन लंबे होने से घड़ी का क्या? वो तो फंक्शन कर रही है, उसका दिन की ड्यूरेशन से क्या मतलब? वो कोई सन को देखकर थोड़ी चलती है। फिर एक कुंडली में घर्षण होता है, तो नहीं, कुंडली में घर्षण भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है, उसका गर्मी से कोई लेना देना नहीं, घर्षण का गर्मी से कोई रिलेशन नहीं है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, तो हाँ, गर्मियों में क्या होता है? लोलक यूजुअली जो पेंडुलम होता है वो मेटल का बना रहता है। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो मेटल होता है वो क्या होता है? गर्मियों में उसके अणु दूर दूर हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, जिस वजह से लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो एल जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? फॉर्मूला याद करिए, टी इक्वल्स टू 2π√L/g। तो क्या हो गया? जब एल बढ़ गया तो टी भी बढ़ गया, आवर्तकाल भी बढ़ गया। तो ये सही हो गया, सी आंसर, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया सी। चलिए आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। क्लास पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पीसीएस अभ्यास चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।